हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि पिछले साल का पेपर यानी 2018 का ऑफिशियल पेपर जो 30 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 में हुआ था। इसका हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस को करेंगे। सिर्फ करंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे, जो कि ये रहेगा टोटल 75 क्वेश्चंस के ये पेपर होते थे पहले, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ करते थे। तो उसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते थे, जिसमें कि ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, क्योंकि 75 क्वेश्चंस कराना थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाता है। तो जिसके वजह से इसमें 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो इसलिए ये पार्ट 1 है। तो आप लोग देखिए और समझिए कि पैटर्न किस तरह का पूछा जा रहा था उस समय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60% बच्चे गणित विषय पढ़ना पसंद करते हैं, 45% विज्ञान, 25% गणित और विज्ञान दोनों पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत बच्चे कम से कम किसी एक विषय को पढ़ना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको जो है डायग्राम के तरीके से बनाते हैं। जैसे कितने विषय हैं? 2 विषय, एक आपका मैथ है और एक आपका साइंस है। थोड़ा सा मैं जो है इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि सही समझ में आए। एक मैथ का और एक साइंस का, यही ना है, मैथ और विज्ञान 2 ही विषय है। तो ये वाला मैथ हो गया, ये वाला साइंस। ओके, अब जो क्वेश्चन का रहा है उसके अनुसार फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो दोनों की बात कर रहा है उस चीज़ को सुनिए। कहने का मतलब यहाँ 25% गणित और विज्ञान दोनों। तो ये मैथ का डायग्राम है और ये साइंस का, तो दोनों में यहाँ पर आ रहा है तो 25%। ओके, उसके बाद बोल रहा है 60% बच्चे गणित विषय पढ़ना पसंद करते हैं। तो 60% में से गणित वाला 25% तो यहाँ पर कवर हो गया, तो बचा कितना? तो आपका जवाब होना चाहिए 35%, है कि नहीं। 60 में से 25% तो यहाँ आ चुका है, यहाँ तक में, है कि नहीं। तो बचा कितना? 35%। फिर पुनः कहता है 45% विज्ञान में, 45% विज्ञान में। तो 25% विज्ञान में यहाँ भी कवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कहा था। तो 25% यहाँ कवर हो चुका है। तो 45 में से 25 कवर हो गया, तो बचा कितना? 20। ओके, तो अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चे कम से कम किसी एक विषय में पढ़ना पसंद करते हैं। एक विषय कहने का मतलब जो दोनों पसंद भी करे, और सिर्फ मैथ भी और सिर्फ गणित भी, है कि नहीं। तो इसका यहाँ पर करना क्या है, सभी डाटा को आप जोड़ दीजिए। 35 + 25 + 20 कितना हो गया? 35 20 60 20 80। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 80%। यानी कम से कम एक विषय पढ़ना पसंद करते हो। इसमें कई तरह के पूछे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर पूछा जाता कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कुल कितने हैं। तो आप डायरेक्ट मारते 25%, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 ही तो है, और कहीं कहीं ये मैथ, साइंस, फिर पॉलिटिकल और अदर सब्जेक्ट को भी ऐड कर देता। उस तरह में घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछता था। ये इजी पैटर्न था। ओके, उस तरह का आएगा तो मैं उस तरह का भी क्वेश्चन को करा दूंगा। हालांकि यहाँ पर इस तरह का दिया गया था पेपर में। ओके, नेक्स्ट पहले हम लोग मैथ, रीजनिंग को निपटा लेते हैं, उसके बाद जो है साइंस और जीके जीएस को
निपटाएंगे। ओके, विपुल सैबल से 16 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष बाद सैबल की आयु विपुल से 1.5 गुना अधिक होगी। तो सैबल अभी कितने वर्ष का यानी डैश वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यह बात पूछ रही है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। आप मान लीजिए विपुल को बी लिखिए, सैबल को हम एस शॉर्ट भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो अगर सैबल से 16 वर्ष छोटा है यानी सैबल मान लेते हैं x वर्ष का है, तो ये x माइनस 16, क्योंकि सैबल से 16 वर्ष का छोटा है। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों का वर्तमान उम्र, ये जो इस लाइन में आया वो वर्तमान उम्र है। ओके, वर्तमान उम्र, ठीक है। 12 वर्ष बाद सैबल की आयु विपुल से 1.5 गुना अधिक है, ठीक। तो 12 वर्ष बाद, तो इसमें भी 12 ऐड करेंगे, x माइनस 16 प्लस 12, और इसमें भी 12 वर्ष ऐड करेंगे, x प्लस 12, क्योंकि 12 वर्ष बाद बोला है 12, बात समझ रहे हैं। उसके बाद कहता है कि सैबल की आयु विपुल से 1.5 गुना अधिक है। विपुल से 1.5 गुना अधिक है किसकी, सैबल की आयु। तो इसका मतलब ये 1.5 गुना है, या तो 1.5 गुना को आप 3/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, है कि नहीं। तो आप इसको 3/2 गुनी कर दीजिए, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 16 तिया 48 प्लस 12 तिया 36 बराबर, इधर 2 से ये गुना हो जाएंगे, 2x प्लस 24। यही इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, x वाले को एक साइड लेते आइए, 3x माइनस 2x बराबर 24 प्लस का 48 प्लस माइनस का 36, माइनस का 36, इतना ही ना। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, ये 8 4 12 4 2 6 6 यानी 62 72 हो जाएगा, नहीं 72 माइनस 36। तो यहाँ से x निकल कर कितना आ जाएगा आपका, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 72 में 36 गया तो 36। और हमसे पूछा किसका है, सैबल का। सैबल की वर्तमान उम्र कितनी माने हैं यहाँ पर x, तो x का ही मान 36 निकला है, तो इसका मतलब ये 36 राइट आंसर है। ओके, हालांकि देखिए मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ, इतना आपको झमेल नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा तब, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। एक विपुल है और एक सैबल है, 12 वर्ष बाद 1.5 गुनी थी, 12 वर्ष बाद 1.5 गुनी थी। तो 1.5 गुनी कहने का मतलब 12 वर्ष बाद सैबल की आयु विपुल से 1.5 गुनी थी, मतलब ये 1.5 गुनी का मतलब क्या, 3/2, यही ना। तो हम कहते हैं विपुल की आयु b को मान रहे हैं और सैबल को s, तो सैबल की आयु विपुल से 1.5 गुनी थी, विपुल से किसके साथ से लगा है, इसके साथ में 1.5 गुनी यानी 3/2, इसको इक्वल कीजिएगा तो b/s बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, यानी s का अनुपात में 3 है और विपुल का अनुपात में 2 है। ओके, क्या मेरी बात इतना दूर तक समझ पा रहे हैं? ओके, कोशिश कीजिएगा समझने का, नहीं तो फिर हम कितना समझाते रह जाएंगे, नहीं समझ पाइएगा। और ये तरीका आपको बहुत इजी बना देगा इस प्रश्न को करने का। एक बात बताइए, चाहे 12 वर्ष बाद बोले या 12 वर्ष पहले बोले, मान लीजिए आपकी भाई का उम्र
आप और आपके भाई के उम्र में वर्तमान में 16 वर्ष का अंतर, वर्तमान में 2 वर्ष या 4, कितना मान लीजिए 4 वर्ष का अंतर है आपके और आपके भाई में। तो क्या आज से 10 साल बाद बोले तो क्या वो अंतर अलग हो जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, तब पर भी अंतर उम्र में उतना ही होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है? तो ये जो 2:3 है ये 12 वर्ष बाद का है, 12 वर्ष बाद का, लेकिन अंतर समान होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना? 1, और इन दोनों का यहाँ पर अंतर कितना दिया है? 16, यानी 1 अनुपात का मान 16 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब निकाल लीजिए शैवल अभी कितने वर्ष का है? तो शैवल का उम्र अनुपात में कितना है? 3। तो 3 अनुपात का मान कितना? इसको 3 से गुना करेंगे तभी तो ये 3 होगा, है कि नहीं? तो इसको अभी आप 3 से गुना कर दीजिए तो ये कितना? 48। 3 अनुपात का मान 48, लेकिन ये जो अनुपात था ये 12 वर्ष बाद का था, 12 वर्ष बाद का। तो हमें वर्तमान में जब जाना होगा तो 12 वर्ष घटाना होगा। शैवल की या जिसका भी पूछता तो उसमें 12 वर्ष हमको घटाना होता, क्योंकि नहीं, ये 12 वर्ष बाद का है तो हमें वर्तमान में जाने के लिए 12 वर्ष घटाना होगा कि नहीं? तो वही शैवल का जो क्या होगा, ये तो 12 वर्ष बाद की है तो 48, और 12 वर्ष पहले जाना होगा तो 12 वर्ष घटाना होगा, तो यहाँ से कितना? 36। देखिए यहाँ से कितना शॉर्ट टर्म में आंसर निकला। इस तरीके को समझना पड़ेगा दोस्त, नहीं समझिएगा तो फिर आपकी इच्छा आप किस तरीके से करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके को अगर आप समझ लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट one minute। ओके, चलिए कीजिए इस प्रश्न को। यदि 208.4/5 लंबी किसी लाठी को तोड़कर समान लंबाई वाले इतना लाठियों को में विभाजित किया जाता है तो अब कुल कितनी लाठी बनेगी? इसका कहने का मतलब यहाँ कुछ सेंटीमीटर वगैरह देना चाहिए, बट नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि कुछ होगा सेंटीमीटर, मीटर, फलाना ढिकाना। नहीं भी मानिएगा तो चलेगा। तो इस फ्रैक्शन को आप भिन्न में बदलिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, यानी 1040 सर 44, 1044/5। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 23 पंचे 115, 116/5। क्या इसको आप भिन्न में नहीं बदल सकते हैं? हमारे उम्मीद से तो आप बदल ही लोगे, नहीं तो जैसे मैं शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे 5.2/3 है तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 5 या 15 2 17/3 क्या लिख सकते हैं? तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ किया है कि नहीं, लेकिन मैंने मन ही मन किया, आप भी कर सकते हो। सोचिए, तो ये इतना हो गया, तो इतना बांटना है, यानी ये टोटल है और एक लाठी का जो भी लंबाई है वो इतना है, तो यानी इतना को इतना से भाग दे दीजिएगा तो आपका कितनी लाठी है वो निकल कर आ जाएगा। यानी 1044/5 भागा 116/5। जब इस तरह का टर्म हो तो आप क्या करते हैं? ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं /5, और यहाँ गुना कीजिए। जो नीचे में है उसको ऊपर ले जाइए और जो ऊपर में है उसको नीचे रखिए। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको कि इसको किससे गुना करें कि लास्ट में 4 आ जाए। कौन सी संख्या से गुना करें कि लास्ट में 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 है। तो आपका जवाब होना चाहिए 7 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, है कि नहीं। 6 सत्ते 42, लास्ट में 2 आएगा, तो 7 तो आंसर हो नहीं सकता। 9 से गुना करेंगे तो 9 छा के 54, लास्ट में 4 आ रहा है, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन आगे और भी ट्राई कर लें। 8 से गुना करेंगे तो 8 छा का 48, लास्ट में 8 आ जाएगा, नहीं होगा। 5 से गुना करेंगे तो 54 36, लास्ट में 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन है। हालांकि आप इसको भाग दीजिए, 1044 भागा 116, तो आपका उतना ही आंसर आएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हल करते। ज़रूरी नहीं है कि आप भाग ही दें, बात समझ रहे हैं। आप में एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक स्मार्ट स्टूडेंट में यही सब फर्क होता है दोस्त। वह पूरा कैलकुलेशन नहीं करेगा, जहाँ ज़रूरत होगा वहीं पर करेगा, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ वह शॉर्टकट निकलेगा, यूनिट डिजिट देख कर निकलेगा, इकाई अंक देख कर निकलेगा, कुछ विभाज्यता रूल देख कर निकलेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये सब अलग करता है नॉर्मल स्टूडेंट को एक अच्छे स्टूडेंट से। बात समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट। ओके, 2 स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटा में पूरा किया जा सकता है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए तो कितना समय बचेगा। ओके, तो यहाँ पर d बराबर एस टी लगा सकते हैं। d बराबर एस टी, d मतलब डिस्टेंस, s मतलब स्पीड, t मतलब टाइम यानी समय। बात समझ रहे। तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमें कितना दिया है 62, और टाइम कितना दिया है 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को हम 7/2 तो भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/2, घटाने में आसान होगा, घटाने में आसान होगा। ओके, तो ये 7/2, अगर नहीं भी कटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया जाए, यानी पहले वह 62 की रफ्तार से जा रहा था, अब 8 और बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 70 के स्पीड से जाएगा। कितना के स्पीड से 70 के स्पीड से। तो स्पीड बराबर यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा d/t बराबर s। क्या यही ना होगा कि नहीं। इसी फार्मूला को आप सीधा कर दीजिए। तो दूरी कितना है 62 गुना 7/2। टाइम कितना, टाइम निकालनी है, यानी कहने का मतलब नहीं, टाइम निकालना था दोस्त, स्पीड नहीं। स्पीड तो हमें पता चल गया कि पहले 62 से जा रहा था, उसमें अब 8 ऐड करना है। कितना से 70 की स्पीड से जाना है। बात समझ रहे हैं। 70 के किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना है। ठीक है, यह बात कह रहा है। ठीक, तो इसका मतलब टाइम बराबर d/s, d/s। तो स्पीड कितना है 70 भागा 70। ओके, तो इसको कटाइए, देखिए कितना आता है। तो यहाँ से 7 ढंग 70, 2 से 31 बार, यानी यहाँ से कितना आ गया 31/t बराबर 31/10। इसको और भाग दीजिएगा तो 3.1/10। तो हम कह सकते हैं ये 3 घंटा और 1.10 है, 1.10 मिनट है, यानी 1/10 घंटा। इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना करना होगा, क्योंकि ये जो अभी 1/10 है वह घंटा में है। मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना करना होगा। तो ये तो घंटा है और ये मिनट में अब चेंज हो जाएगा, तो कितना 6 मिनट। तो अब जो लग रहा है 3 घंटा 6 मिनट, 6 मिनट लग रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन पहले जो लग रहा था 3 घंटा ने 3.1/2, और 1/2 घंटा का मतलब क्या होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए 30 मिनट। कितना होना चाहिए 30 मिनट, है कि नहीं। 1/2 घंटा के बराबर 30 मिनट। और यहाँ 3 घंटा तो इस यहाँ भी है और 3 घंटा यहाँ भी है, तो यही तो 6 मिनट अब लग रहा है। यानी कहने का मतलब अब 3 घंटा 6 मिनट में ही कवर कर रहा है, पहले 3 घंटा 30 मिनट में कवर करता था। तो कितने टाइम मिनट की बचत हुई,
तो 30 मिनट में 6 मिनट घटा दीजिए तो आपका कितना जवाब हो जाएगा? 24 मिनट। क्या बात समझ रहे हैं? ये 24 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और क्या कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नीचे दी गई आयु वर्षों में बच्चों की समूह की माध्यिका क्या होगी? देखिए, माध्यिका आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब अगर विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो, तो फिर आप n प्लस 1/2 वहाँ पद आपका माध्यिका हो जाएगा। जब सम संख्या हो तब जो माध्यिका होगा n प्लस 1/2 पद प्लस n प्लस 1/2 पद और देखिए, मैं भी फार्मूला, इसीलिए मैं फार्मूला से इसको नहीं बनाता हूँ, क्योंकि फार्मूला भूल सकते हैं जब माध्यिका का रूल हमें पता हो तो। हालांकि देखिए, मैं बताने का कोशिश करूँगा, फार्मूला भी लिखा दूंगा, ठीक, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट करने के लिए बताता हूँ। इसको आप अरेंज कर लीजिए, यानी छोटे, यानी बढ़ते क्रम में इसको लिख लीजिए। 2, उसके बाद क्या 3, उसके बाद क्या 5, उसके बाद आपका 3 के बाद क्या है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। कितनी संख्या यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या यहाँ पर 8 संख्या पूरा? 1 2 3 4 5 6 7। कोई संख्या मिस हो रहा है? 2 3 5 6 2 3 5 6 7 8 9। कौन सा संख्या मिस हो रहा है? 2 मैंने उतारा, 3 हो गया। अच्छा, 9 डबल है, 9 यहाँ भी है और यहाँ भी डबल 9, तो टोटल 8 संख्या हो गया। तो इधर से एक संख्या काट, देखिए दोनों साइड से बराबर काटते जाइए। इधर से 2 काटें, इधर से भी 2 काटिए। अब इधर से 1 काटिए, इधर से 1, बीच में, क्योंकि अगर इधर से दोनों तरफ से 2 2 काट देते हैं तो बीच में कोई संख्या नहीं बचता, बीच में बचाना है कुछ। तो ये कितना बचा? 7 6 13, 7 6 13, 13 को 2 से भाग दीजिए। कितनी संख्या बीच में बचा रहे हैं? तो 2 संख्या, तो 2 संख्या से भाग, तो इसको भाग दीजिएगा, 6.5 आंसर। अब मैं फार्मूला बनाकर बताता हूँ। यहाँ पर कितना है? सम संख्या है, तो कैसे आया? यानी चौथा पद और पांचवा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो सम संख्या अगर है तो n प्लस 1/2 पद, n प्लस 1 यानी 8 1 9/2 नहीं हो सकता है, तो वो तो अधिया हो जाएगा ना। मैं देखिए फार्मूला को बनाता हूँ। विषम संख्या के लिए तो इजी था कि n प्लस 1/2 पद लगा देते हैं, कि अगर मान लीजिए कोई संख्या 9 है तो उसमें 1 ऐड कीजिए, 9 संख्या है उसमें 1 संख्या ऐड कीजिए, 1 ऐड कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा? पांचवा। नहीं, पांचवा अगर 9 होता तो पांचवा डायरेक्ट आंसर हो जाता। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि अगर हम सम संख्या के लिए एक फार्मूला बनाएं तो क्या बना सकते हैं, समझ, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ बनाने का। n/2 पद, 2 पद और प्लस पांचवा लाने के लिए क्या कर सकते हैं? चौथा तो आ जाएगा n/2, तो यानी 8, टोटल संख्या 8 है, तो ये चौथा आ जाएगा।
8 को 2 से भाग देंगे, चौथा आ जाएगा। फिर हमको पाँचवा लाना है, क्या लाना है? पाँचवा। तो पाँचवा कैसे ला सकते हैं? इनवा पद, इससे नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे बना सकते हैं n+2 अपॉन 2वां पद, वह पद बट अपॉन 2। इसको आप फार्मूले के तौर पर लिख सकते हैं। हालांकि हम सूत्र भूल गए थे, हालांकि यहाँ से हम बना सकते हैं सूत्र, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या आया? चौथा, क्योंकि ये सम संख्या था, टोटल 8 संख्या था, सम संख्या के लिए। तो हमको यहाँ पर चौथा आना चाहिए था। चौथा यानी 8 को हम, कहने का मतलब 8 को हम 2 से भाग देते तो चौथा आ जाता, चौथा पद, प्लस पाँचवा लाने के लिए क्या करते हैं? 8 में 2 ऐड करते हैं, 8 में 2 ऐड करते हैं तो 10/2। तो ये कितना हो जाता? पाँचवा पद अपॉन 2। बस चौथा पद क्या था? 6 और पाँचवा पद क्या था? 7/2। तो 7/13/2, ये भी 6.5। तो सूत्र तो दोस्त बन जाता है, इसलिए हम इसको सूत्र से नहीं करते हैं, क्योंकि सूत्र काम में नहीं आता है। हालांकि अगर हमको सूत्र की, अगर मान लीजिए बड़ा डाटा है तो वहाँ पर सूत्र की ज़रूरत पड़ सकता है, तो हम छोटा डाटा लिखकर हम सूत्र ही बना लेंगे, है कि नहीं? आना भी तो चाहिए, है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, चलिए, नीचे दी गई सारणी में 4 विद्यार्थी WXYZ के 4 विषय में PCBM अंक दर्शाए गए हैं और प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है? वह विद्यार्थी जिसने PCMB को मिलाकर सबसे कम प्रतिशत है वह कौन सा है? ठीक है, तो टोटल सभी सब्जेक्ट जो भी हैं वह 100 नंबर का है, तो प्रतिशत 400 पर निकलेगा, क्योंकि 4 विषय है, PCMB 4 विषय है, तो 400 पर प्रतिशत निकलेगा, तो सभी के सभी 400 पर निकलेगा। मेरी बात को समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब इसको जिसको भी ऐड करेंगे, जिसका मान सबसे छोटा आएगा, यानी जिसका योग सबसे छोटा आएगा, उसी का प्रतिशत कम आएगा, क्योंकि प्रतिशत तो निकालना है 400 पर। हालांकि मैं बताता हूँ, चलिए इसको जोड़िए। 9 7 16 5 21 8 29 और ये 5 एक्स्ट्रा 295, यानी यहाँ पर 70। हमने पहले यहाँ पर दिखे दहाई अंक को ही जोड़ दिया ताकि आसानी होता है जोड़ने में, लिखने का कोई झंझट ही नहीं। 7 9 7 16 5 21 8 29 यानी 290, 5 295। ओके, फिर इसी तरह से 5 8 13 9 22 6 28 यानी 280 और 5 5 10 तो कितना हो गया? 290, है कि नहीं? 6 2 8 9 17 4 21, तो ये डायरेक्ट इधर कोई संख्या इकाई अंक पर है ही नहीं, तो ये 210। फिर 9 8 17 4 21 6 27 यानी 270 और 5 + 5 275। तो सबसे छोटा अंक योग किसका आया? तो y का आया, तो y का ही प्रतिशत सबसे छोटा निकलेगा, सबसे कम प्रतिशत प्राप्त होगा। कैसे? मैं किसी एक को लेकर समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये 295 को 4 से भागा देंगे, क्योंकि प्रतिशत 400 पर निकालना है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, सेम प्रोसेस इसके साथ। तो सबके साथ जब यही करना है, बटे में 400 गुना 100, तो मान जो भी मान ऊपर आएगा तो उस हिसाब से आएगा। जो बड़ा मान है होगा ऊपर में वो बड़ा आएगा, जो छोटा होगा वो छोटा आएगा। इस हिसाब से वो आएगा प्रतिशत जो है सबसे कम आएगा। हालांकि देख लीजिए ऑप्शन में y होनी चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पर।
है कि नहीं, y की प्रतिशत सबसे कम आएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्त, सूत्र अभी कुछ दोस्त कुछ देर पहले सोचते होंगे कि इनको सूत्र याद नहीं है तो ये प्रश्न क्या करवाएंगे। तो सूत्र कहाँ से आता है दोस्त, कहीं ना कहीं वह शोध करके ही तो बनाया होगा। तो हम भी सामने में, अगर मेरे सामने बहुत कुछ रखा रहेगा तो मैं ज़रूर पता कर सकता हूँ इसमें क्या है, इसको कैसे बनाया होगा। भले ही मैं बहुत चीज़ों को पता ना कर पाऊँ, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को तो पता कर ही सकता हूँ, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने अगर चलिए उदाहरण कभी और लेंगे, होता है ध्यान से निकल जाता है, लेकिन सूत्र बना सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यकीन नहीं होता है तो आप क्षेत्रमिति में मैं सिर्फ सूत्र बनाने के लिए बताया हूँ कि आप किसी फार्मूले का सूत्र कैसे बना सकते हैं। जैसे शंकु हो गया, गोला हो गया, आपका बेलन हो गया, इन सब का, या छिन्नक हो गया, इन सब का सूत्र कैसे हम बना सकते हैं, हमको अगर सूत्र याद नहीं हो तो इसीलिए बन सकता है सूत्र। ओके नेक्स्ट, नीचे दिए गए भिन्न में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है, यानी कटाने पर 9/17 नहीं आए, कौन सा भिन्न है। तो इसको कटाइए, ये कितने बार में कट सकते हैं, 9 से तो कट ही सकते हैं, और ये 9 से नहीं कटेगा। 13 8 चल और आगे देखते हैं जो बन जाए। इसमें पहले इसको देखते हैं, इसको 3 से कटाएंगे तो 9 बार में, और 3 से इसको कटाएं तो ये 17 बार में, तो ये बन रहा है, तो ये आंसर नहीं। इसको आप 7 से कटाइए तो 9 बार में 63, यानी 7 से 9 बार में कटेगा कि नहीं, और ये 7 से कटाइएगा तो 17 7 19 17 बार में, ये भी बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये 17 से कटाइए, 17 नमा 53 से, और ये 17 का तो स्क्वायर ही है, तो इसका मतलब ये 17 से कटाइएगा 17 बार, तो ये तीनों बन रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। हालांकि इसको देखिए किससे हम कटा सकते हैं। 17 का 17 17 51, ठीक, ये आपका 17 से कट रहा है 13 बार में, नीचे वाला 17 से 13 बार में कट रहा है, और ये आपका 9 से 9 1 9 9 दूनी 18, ये 12/13 बार में कट रहा है। सत्रह का 17 बच गया, 5 17 51, 17 से ये कटा तो ये 17 से ये भी कटना चाहिए था, 17 नहीं कट रहा है। तो हालांकि 3 कट गया, तो इसको कटा के देखिएगा कि इसका अनुपात क्या आता है। हालांकि हमने 3 को चेक कर लिया, तो चौथे को चेक करना कोई ज़रूरी है ही नहीं। ओके नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से किसी एक में निहित है, निम्न में से वह कौन सी आकृति है, यानी इस तरह का फिगर कहाँ पर है। तो डायरेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर है, क्या इसी तरह तो है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया है। क्या इस तरह नहीं बना है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल बना है, तो यहाँ पर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी में बना है क्या, हमें तो नहीं लग रहा है कि यहाँ बना होगा, नहीं बना, क्या यहाँ बना होगा, इस तरह का फिगर गया कहाँ है ही नहीं, तो ऑप्शन डी में ही है। ये सब क्वेश्चन इजी होता है दोस्त, कॉमन सेंस वाली होता है, थोड़ा सा बस समझना होता है, उसके बाद आसानी से कर लीजिए। ओके नेक्स्ट,
एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। ठीक है, तो पहले ही ये पहले लाइन से ही हम चेक करना क्यों ना शुरू कर लें, क्या इसमें 10 का अंतर है? हाँ, इसमें भी, इसमें भी, तो सब में 10 का अंतर है। तो पहला लाइन से हमें आंसर नहीं मिला। तो अब कहता है अंश को 4 बढ़ा दिया जाए। अंश में 4 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 13। ये कितना हो जाएगा? 4 इसमें ऐड कीजिएगा तो ये 15। और हर में 3 कम कर दिया जाए और इसमें 19 में 3 कम कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 16, 13/16। इसमें 3 कम कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा? 21 में 3 गया तो 18। तो हमसे पूछा गया है तो प्राप्त संख्या 5/6 हो जाता है। प्राप्त संख्या 5/6 हो जाता है। तो इसको कटाइए 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, तो ये 5/6, तो यही प्राप्त हो गया। बाकी बात ये नहीं कटेंगे। जब एक प्राप्त हो ही गए एक ऑप्शन, तो दूसरे पर क्या चेक करना है कि नहीं। हालांकि अगर आप इसे तरीके से करना चाहते हैं तो तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए, एक परिमेय संख्या का हर, मान लेते हैं कि हर x था और अंश 10 अधिक है। हर से अंश 10 अधिक तो x + 10। ठीक है, यदि अंश में 4 बढ़ा दिया जाए, इसमें 4 बढ़ा दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए, 3 कम कर दिया जाए तो 5/6 आता है। तो इसको हल कीजिए। वह भिन्न यानी x बटे क्या था? x बटे x + 10, यही ना। ये भिन्न के बारे में पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर ये किया पूरा प्रश्न के अनुसार। तो इसको हल कीजिए तो 6x + 20 बराबर में 20 कहते 24, 6 चौके 24 इतना। तो फिर ये 5x और 10 में 3 गया, 7 और 7 बचे 35 प्लस का 35। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो 6x - 5x बराबर 35 में 24 जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि इधर ये प्लस में तो इधर माइनस में, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा? 11। x बराबर क्या हो जाएगा? 11। घटाइएगा तो बस यहाँ पर रख दीजिए x बराबर 11 और इसमें यहाँ पर x के जगह पे 11 रखिएगा। 11 और 10 21। क्या यही चीज़ बना कि नहीं? ज़रूरी है क्या इतना करें? अगर ऑप्शन से जल्दी हो जाए तो ऑप्शन से क्यों ना करें, है कि नहीं। नेक्स्ट, देखिए 1.2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो निम्न प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। फोकस दूरी इसका जो है 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसको रखा गया है, वस्तु की जो दूरी है वह कह रहा है 30 सेंटीमीटर पर। तो मान लीजिए यहाँ तक में 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये 60 सेंटीमीटर का क्या करें? ये तो प्रतिबिंब की दूरी दी है, ये प्रतिबिंब का दूरी दिया हुआ है। इसका हम कहाँ लिखें? वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है, इधर बनाए प्रतिबिंब कि इधर लें, कहाँ लें? तो इस सब का कन्फ्यूजन अगर आपको ये पता करनी होगा कि इसका कहाँ लें, तो आपको पहले फार्मूला लगाना होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। हम कहते हैं इस चीज़ को नहीं लगाइए। क्यों? मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करता हूँ। आप थोड़ा सा अब सूत्र पर जाइए। आवर्धन m का बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा -v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पर क्या क्या मिल चुका है। ठीक है, तो फोकस से हमको कोई लेना देना यहाँ पर रहेगा नहीं। ये 60 सेंटीमीटर है, क्या है, ये भी है 60 सेंटीमीटर, क्या है, भी है। और ये वस्तु की दूरी u हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, और हमें 1.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का प्रतिबिंब, यानी ये हाइट ऑफ जो है ऑब्जेक्ट है, यानी प्रतिबिंब की ये दूरी, हाइट ऑफ इमेज है, क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ये जो फोटो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका ये ऊंचाई 1.2 सेंटीमीटर दिया है, 1.2 सेंटीमीटर दिया है। और हमसे पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, चलिए देखिए हमसे जो पूछ रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ही है, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। अच्छा, ये वस्तु की ही ऊंचाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वस्तु की ऊंचाई। हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, 60, u क्या है, 30। अब u माइनस में लें या प्लस में लें, तो जब भी आपको u लेना है वह दर्पण के सामने रहता है, और दर्पण के सामने हमेशा आप माइनस में लीजिएगा। क्या लीजिएगा, दर्पण के सामने जो भी दूरी है वह उसको किस में लीजिएगा, माइनस में। तो ये माइनस बराबर बराबर हाइट ऑफ इमेज हमें ज्ञात करना है। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 1.2 सेंटीमीटर दिया है, 1.2 सेंटीमीटर दिया है। इसको किस में लेना है, प्लस में या माइनस में। तो इस प्रिंसिपल लाइन से अगर ऊपर है कोई वस्तु, ऊपर की तरफ, तो आपको प्लस में लेना है। अगर नीचे की तरफ होती तो उस दूरी को आप माइनस में लेते। तो वस्तु तो ऐसे ही सीना रखिएगा, खड़े खड़े ना, कि ये नहीं, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि टंगरी ऊपर कर दीजिएगा और मुंडी नीचे, नहीं। अगर खड़ा भी रहिएगा बस दर्पण के सामने, तो ऐसे ही ना, मुंडी ऊपर ना रहेगा आपका, है कि नहीं। तो ये, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये कटा, ये कटा, माइनस माइनस खत्म। तो ये कट पीट के क्या बनेगा, ये 50 बार में कट जाएगा। ये पॉइंट उड़ाएं तो यहाँ एक जीरो बैठा दिए, तो 50। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर, हाइट ऑफ इमेज बराबर, यानी इधर से गुना हो जाएगा आपका नीचे में 12, 60 पंचे, ठीक है। तो ये 12/50, 12/50। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं दोस्त। देखिए देखिए, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो इधर ही जाएगा। तो 60 पंच, 5 ही आएगा दोस्त, हम 50 कहाँ लिख रहे हैं। देखिए फिर से मैं कटाता हूँ। देखिए यहाँ माइनस, बी का मान कितना, 60, u 30, लेकिन किस में लेना है, माइनस में, बराबर हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर, इतना। इसको हल कीजिएगा तो इस पॉइंट को अगर उड़ाइएगा तो यहाँ एक जीरो, तो 60 को 5 बार पढ़िएगा तो 300 आएगा। यानी ये हाइट ऑफ इमेज गुना 5 बराबर 1.1, पॉइंट तो हटा ही दिए, मतलब 12। तो हाइट ऑफ इमेज 12/5, इसको भाग दीजिएगा तो 2.4, 2.4। तो 2.4 एक प्लस में भी है और एक माइनस में, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकता। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आप माइनस वाला लीजिएगा कि प्लस वाला। हालांकि आप वहाँ पर फार्मूला लगाते तब जाकर आपको पता चलता कि माइनस में इसको 60 को माइनस में लेना है कि प्लस में। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, आप थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखिए। अगर वस्तु यहाँ तक रखा हुआ है तो प्रतिबिंब ये एफ है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई रेखा यहाँ से जाएगा, अगर दर्पण पर समांतर अक्ष के होते तो वो फोकस से टकरा कर निकलेगी कि नहीं, ये रूल है। दूसरी बात, हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है। एक किरण और गुजार देते हैं और ध्रुव से गुजार देते हैं। तो जब किरण को हम ध्रुव से गुजारते हैं तो वह सीधे मुड़कर इधर से निकल जाती है, सीधे मुड़कर इधर से निकल जाएगी। तो ये कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये नीचे साइड बन रहा है, और नीचे साइड जैसे ही प्रतिबिंब बना तो इसका मतलब वो मान किस में होगा, माइनस में होगा। अगर ऊपर साइड होता तो वो प्लस में, नीचे साइड हुआ तो माइनस में। तो थोड़ा सा फिगर का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। हालांकि आप इस 60 को आप माइनस में लीजिएगा कि प्लस में, तो फिर आप उस पर एक फार्मूला लगाकर, ये फार्मूला लगाकर पता कीजिए कि ये माइनस में है कि प्लस में है। हालांकि वस्तुत हमेशा माइनस में रहेगा, फोकस भी इसका माइनस में ही रहेगा, लेकिन इस चीज़ को पता करनी होगी कि इसको माइनस में ले कि प्लस में। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा, तब जाकर पता चलेगा। बात समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में, ये तो जी के ही आ गया, करंट यानी साइंस का क्वेश्चन आ गया। हालांकि चलिए कर लीजिए। तो ये अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम। न्यूलैंड का ही नहीं, आपको अगर डोब्रेनर का भी त्रिक नियम पूछे, उसका भी जो अंतिम तत्व था, उसका भी अंतिम तत्व थोरियम ही था। बात समझ रहे? तो दोनों का याद रख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर न्यूलैंड है, अगर डोब्रेनर का भी ट्राइड रूल होता तो पर भी थोरियम ही आंसर होता। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम फिगर वाला। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न आकृति की सही दर्पण छवि को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर दर्पण है इस जगह पर, तो इसका प्रतिबिंब ये वाला जो पूछड़ी है कहीं ना कहीं ये वाला, तो ये वाला इधर है तो इधर होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो इसमें तो नहीं है, इसमें है। हालांकि और 2 ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इन सब में नहीं है, इन सब में जो है उल्टा है। तो ये देखिए, आपका आंसर ये भी राइट है। ये सब थोड़ा आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये तो हो ही गया। ये भी हो गया है। देखिए, एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग की परिधि का 4 गुना है। अधिक घन का आयतन का मान चतुर्थांश के वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। घन में टोटल कितना किनारा होता है? तो इससे पहले वाले भी सेट में इस तरह का क्वेश्चन आया था, भले ही उसका डाटा अलग था, लेकिन इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले, यानी मेरे उम्मीद से हुआ 26 या 27 अगस्त वाला पेपर में था। तो देखिएगा, टोटल कितने किनारा होता है घन में? 12 किनारा होता है। तो घन की भुजा को मान लेते हैं, घन की भुजा को हम A मान लेते हैं, और एक वर्ग है, वर्ग की भुजा को हम B मान लेते हैं। ओके, ठीक। तो घन की भुजा
घन के किनारों की लंबाई का योग। घन की सभी भुजा बराबर होती है और वर्ग का भी सभी भुजा बराबर होता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो किनारों की लंबाई का योग कहने का मतलब टोटल 12 किनारा होता है, तो उसको a से गुना कर दीजिएगा तो योग हो जाएगा, है कि नहीं। वर्ग के परिधि का 4 गुना, वर्ग का परिधि कितना होता है 4 गुना भुजा, और इसकी भुजा को हम b मान रहे हैं, इसकी भुजा को हम b मान रहे हैं, तो इसका मतलब 4b और इसका 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 12a बराबर 4 चौके 16b कह सकते हैं कि नहीं। तो हमसे पूछा है वर्ग की भुजा क्या होगी, b बराबर पूछ रहा है, b बराबर पूछ रहा है, यही ना। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। हालांकि आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसे ही निकालिए जैसे मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से हम a बराबर कह सकते हैं कि ये 16b बटे 12 है। क्या मैं इतना कह सकता है, इसको कटा भी सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, नहीं 4 बटे 3b, है कि नहीं। 4b बटे 3, a बराबर इतना कह सकते हैं। तो घन का आयतन कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए भुजा का क्यूब, तो यानी a का, यहाँ तो वही कह रहा है ना, घन के आयतन का मान के चतुर्थांश, तो घन का आयतन a क्यूब, इसका चतुर्थांश मतलब कि 1/4 चतुर्थांश, जो है वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो हमें यहाँ तो b बराबर तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से b बराबर भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। कहने का मतलब यहाँ से हम b बराबर भी लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे हम कहें कि ये 3a बटे 4, b बराबर क्या होगा 3a बटे 4, इसको सीधा करके ऐसे तो भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये b बराबर हो गया, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर 3a बटे 4 का स्क्वायर, ये होगा। तो हमें चाहिए b का मान, हमें किसका मान चाहिए b का, तो यहाँ सभी a का मान निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब बटे 4 और यहाँ से 3 तिया 9a स्क्वायर अपॉन 4 चौके 16। तो इसको कटाइएगा तो ये 4 से 4 बार में, ये 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a क्यूब, यानी a को सिर्फ a बचेगा। a स्क्वायर से a क्यूब को कटाएंगे तो a बचेगा। तो a बराबर यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है 9/4। a बराबर कितना निकल कर आया 9/4। तो हमें b का मानना चाहिए, और b बराबर कितना यहाँ है 3a/4, है कि नहीं। तो 3a के जगह पे 9/4 और नीचे में 4 पहले से भी, नीचे में 4 पहले से भी, तो ये 9 तिया 27 और ये 4 चौके 16। एक तो तरीका ये है कि 27/16 इकाई मार सकते हैं। दूसरा तरीका हम कहते हैं कि थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ तक हम मिटाते हैं, यानी ये 16b, हम यहाँ से a b का अनुपात निकाल लेते हैं, a अनुपात b, तो ये 16/12 है ना। तो यहाँ से ये 4 चौके और 4 तिया इतना, तो हम कह सकते हैं कि a अनुपात b का मान कितना है 4/3, कितना है 4/3। कुछ देर के लिए a को हम 4 के मान लेते हैं और b के सीधा में 3 के मान लेते हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए a है आपका वर्ग का घन का भुजा और b है आपका वर्ग का भुजा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, अब जो प्रश्न कर रहा है घन के आयतन का मान का चतुर्थांश, तो घन का भुजा कितना है 4 है, तो इसका 4k का क्यूब, इसका
चतुर्थांश, इसका चतुर्थांश मतलब 1/4, नीचे में 4। फिर वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर, वर्ग का भुजा कितना 3 के है कि नहीं, b बराबर कितना है 3 के, तो 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16, चौके 64, यानी 4 को 3 बार कीजिएगा, 4 चौके 16 चौके 64 के क्यूब, नीचे में 4 चौके, अरे नीचे में तो सिर्फ 4 ही है क्योंकि 1/4 ना बोला था चतुर्थांश, ठीक। तो यहाँ पर 3 तिया 9 के स्क्वायर, तो ये 4 से कितने बार में कट गए 16 बार में, और यहाँ से के स्क्वायर है तो के स्क्वायर से ये कितने बार में कट गए के बार में, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये के बराबर क्या बना 9/16, के बराबर आपका क्या निकला 9/16। भुजा पूछा किसका, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा यानी b का अनुपातिक मान कितना है 3k, b बराबर क्या है 3k, तो k के जगह पर आप 9/16 रख दीजिए, 9/16, तो 9 तिया 27/16, तो इस हिसाब से भी 27/16। तो ये कुछ आसान टर्म था जिससे आप कर सकते थे, बात समझ रहे। नेक्स्ट दोस्त, अगर आप अभी तक रुके हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये फ़ायदेमंद क्लास हो सकता है, ये फ़ायदेमंद वीडियो हो सकता है, तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दाब दीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन भी होता है उसको भी दाब दीजिए, और ये सारी बातें हमारे सिवाय औरों के मुंह से भी सुन लिए होंगे, बात समझ रहे। तो ये सब बताना नहीं पड़ेगा, हालांकि याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बोले तो आप लोग कुछ करने वाले तो है नहीं, क्योंकि लगता है आपको आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हम जो है बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। हालांकि आपकी इच्छा, लेकिन आपको सपोर्ट करनी चाहिए अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो, अन्यथा आपकी इच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिश्र धातु का 35% चांदी है, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। तो हम कहते हैं मिश्र धातु में जो सिल्वर है और कुछ अदर एलिमेंट होगा, तो उनमें से 35% सिल्वर है तो बाकी 65% क्या होगा, अदर चीज़ होगा, है कि नहीं। लेकिन मिश्र धातु में 119 ग्राम चांदी है, तो इसका रेशियो अगर निकालना चाहें तो 5 से 7 बार में, 5 से 13 बार में, तो ये चांदी का अनुपातिक वैल्यू 7 है और रियल वैल्यू 119 है। तो हमसे पूछ रहा है अदर अन्य तत्व, तो 13 का अनुपातिक मान का कितना होगा, तो ये इसका कितना गुना हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये 17 गुना है, 17 7 19, तो इसका भी आप 17 गुना कर दीजिए ना 13 का, तो 7 या 21 लास्ट में 1 होना चाहिए और 1 ही ऑप्शन में है। हालांकि आप करके 13 गुना 17 कीजिए, देखिए इतना ही आंसर होगा। ओके, तो इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से, अब जी मैथ और मेरे उम्मीद से मैथ और रीजनिंग ख़त्म हो गए हैं, अब जी के हम लोग कर लेते हैं। ओके, देखिए ये प्रश्न तो हमने करा ही दिया। अच्छा, ये यहाँ पर मैथ बचा हुआ एक आध गो। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XYZ इतना है, तो कोण BAC बराबर 55 दिया है, तो कोण ZXY क्या होगा। तो ज़्यादा ना समझ में आए तो 2 त्रिभुज बना लीजिए, 2 त्रिभुज, इसमें ABC, तो A यहाँ से स्टार्ट किए ABC, तो इसमें XYZ, तो XYZ ये दोनों क्या है समरूप है, तो BAC यानी
BAC, यानी इस कोण का मान 55 डिग्री दिया है। हमसे पूछ रहा है ZXY, यानी हमसे भी ये इस कोण का मान पूछ रहा है। जब दो समरूप है तो ये साइड का कोण इस साइड का कोण तो बराबर ही होगा, 55 डिग्री, है कि नहीं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट, ये करा ही दिए। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये है, आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन से कोई मतलब है भी नहीं, इस क्वेश्चन से लेकिन मतलब है। इसको मिलान करना है, आपस में मिलान करिए और सही मिलान को चुनिए। तो यहाँ परमाणु अभाज्य अविभाज्य है, जो जानते हैं उसको पहले टिक कर लीजिए। तो ये तो आपको पता है कि ये डाल्टन का सिद्धांत है कि परमाणु अविभाज्य है, इसने कहा तो जो आगे चलकर गलत साबित हो गया, है कि नहीं? तत्व में निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, यह स्थिर अनुपात का नियम है कि नहीं? तो हमें पता चला कि 1 का 3 है, B का 1 है, B का 1 है। उसके बाद देखिए, सल्फेट और ऑक्जिलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और इसका कहाँ चल गया, कट गया क्या? मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धन आयन होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं अमोनियम आयन। तो इसका ये पूरा वाक्य को पूरा कर रहा है इससे, यानी इसका मतलब C का 4, तो बाकी बात जो D का बचा होगा वह 3 ही तो होगा, नहीं 3 कहते हैं 2, बाकी बात बचा हुआ 2 होगा। तो इस तरह से ये तीनों मेरा चारों मिल गया, बाकी बात यहाँ पर मिलाइए, देखिए जहाँ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 3 किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत आंसर। 2 का 1 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो ये राइट आंसर। अगर इसमें 2 3 कम से कम 2 पता हो जाए ना, तो आंसर सही होने का चांस बहुत बढ़ जाता है इस तरह में, और इससे फायदा हो जाता है स्टूडेंट को। ओके, नेक्स्ट, इसको तो करा ही दिए, ये भी ये नहीं हुआ है। चलिए देखिए, यदि किसी वस्तु को 696 रुपये में बेचने पर उन्नति को 13% की हानि हुई है, उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो यहाँ से देखिए क्या करते, ये 13% हानि का मतलब क्या? मान लीजिए उसका 100% CP होगा, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जो खरीदा होगा वह 100% में, लेकिन वह 13% हानि में बेच रहा है। इसका मतलब जो वह बेच रहा है तो 100 में से 13% कम पर बेच रहा है कि नहीं? यानी 87% पर बेच रहा है, और 87% का मान जो दिया है यहाँ पर वह 696 दे दिया है, 696 दे दिया है। ओके, तो हमें 10% लाभ करनी है, हमें क्या करनी है? 10% लाभ, यानी 100 में खरीदे हैं और 10% लाभ का मतलब SP जो अब होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ये SP 1 था, जब हानि में बेच रहे हैं, प्रॉफिट में जब बेचने की बात हो रहा है तो 100 में 10% ऐड कीजिए तो 110%, तो हमें चाहिए 110% का मान। ठीक है, तो हम यहाँ इसको 110 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं, यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 7 है, तो इसका मतलब ये 8 से गुना हुआ है, तभी यह लास्ट में 6 बना है कि नहीं? तो मेरे उम्मीद से यहाँ पर देखिए, ये आपका 1% बराबर 8 है, तो 110% बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 110 से आप गुना कर दीजिए, तो 110% नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो इधर भी आप 110 से आप गुना कर दीजिए ना, तो 11 88 880 हो गया।
तो कह रहा है आगे, प्राप्त करने के मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो पहले मूल्य इतना में बेच रहे थे, अब इतना में बेच रहा है, नहीं, इन दोनों का अंतर कितना है। तो 880 माइनस 696, तो 4, 17 में 9 गया 8, 7 में 1 6 गया 1, 184 रुपये का वृद्धि करने होगी, तभी जाकर एक यानी 10% लाभ होगा, तभी जाकर 10% लाभ होगा। यानी 184 रुपये की वृद्धि कीजिएगा तभी जाकर 10% आपको लाभ होगा, है कि नहीं। हालांकि आप इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी टर्म था। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। तो ये जो था आपका संजय, ये संजय कौरव राजा जो महाभारत में थे, कौरव राजा धृतराष्ट्र, यही धृतराष्ट्र, कौरव राजा धृतराष्ट्र, क्योंकि ये जो थे अंधा थे, मतलब कि नेत्रहीन थे, तो ये पूरे महाभारत को तो देख नहीं सकते थे, बात समझ रहे हैं। तो इसको वेद व्यास ने एक वरदान दिया था कि दिव्य दृष्टि प्रदान करने की वरदान दिया था, बात समझ रहे हैं। तो किसको, संजय को। धृतराष्ट्र के शिष्य थे ये, धृतराष्ट्र के कौन थे, शिष्य या सारथी कह सकते हैं, सारथी थे, कौन थे, सारथी, बात समझ रहे। तो ये बाकी बात आप महाभारत देखे होंगे तो समझ सकते हैं, बाकी बात महाभारत की थोड़ा कहानी वहानी पढ़िए, अच्छा है, बचपन में तो जरूर देखे होंगे, मैं भी कभी कदार देखा करता था। नेक्स्ट, ये तो हो गया। ये दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। तो यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए कि तीसरा नियम है, यानी संवेग संरक्षण का भी नियम कहा जाता है इसे, आप समझ रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो बायोगैस का जो घटक नहीं है वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो बायोगैस का घटक नहीं है, क्योंकि बायोगैस में मीथेन लगभग 75% होता है। बाकी बात कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब 25% में पाया जाता है, बात समझ रहे हैं। तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा आंसर। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है गैसोलीन के जलाने से बनता है, गैसोलीन के जलाने से बनता है, और ये जहरीली और रंगहीन गैस होता है, जहरीली और रंगहीन गैस होता है। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो ही गया, ये भी, ये चलिए इसको देखिए, फोल्ड करने वाला, यहाँ से इसको फोल्ड कर दीजिए तो कौन सा फिगर बने, इसको पलटा दीजिए, ऊपर लेते जाइए तो कौन सा फिगर बनेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये फिगर ऐड हो जाएगा इस तरह से, और इसमें ये फिगर ऐड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह का कहाँ पर है, इसमें तो हमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं, इसमें है लेकिन यहाँ पर त्रिभुज घुसा दिया, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर आपका इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? मुख्य रूप से, हालांकि यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है, यानी अफ्रीका में सभी के सभी नदी बहती है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं। लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में जो बहने वाली नदी है, इनमें से कोई एक ही नदी है और वो है ऑरेंज नदी। क्योंकि नील नदी जो आपका बहता है, यह भूमध्य सागर के दक्षिण से निकलकर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। ये आपका जो है भूमध्य सागर के दक्षिण से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। बात समझ रहे हैं? तो हालांकि ये भी दक्षिण अफ्रीका की है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो वह ऑरेंज नदी हो जाएगा। ये कांगो नदी भी जो है आपका दक्षिण गणराज्य से ही निकलता है, यानी मध्य अफ्रीका से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मध्य अफ्रीका के अधिकतर क्षेत्रों में ये बहती है। नाइजर, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका का ही नदी है, जो कि ये नाइजर वाला क्षेत्र, माली वाला क्षेत्र, यानी नाइजर, माली और आपका नाइजीरिया इन सभी से होकर ये बहती है और ये अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। ये कहाँ गिर जाता है? अटलांटिक महासागर में गिर जाता है और ये भी अटलांटिक महासागर में गिरता है, यानी और ये दोनों जो है ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ऑरेंज नदी और नील नदी। तो इतनी एडिशनल जानकारी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो भी ही गया, चलिए इसको। तमिलनाडु में उत्पादक कंपनियों को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, तो कथन कर रहा है, हम इसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। बात समझ रहे? इसको पढ़ने में जो टाइम वेस्ट कीजिएगा, उससे बढ़िया कि आप इन दोनों को पढ़िए और आंसर दीजिए, क्योंकि इसका कहने का मतलब भी वही होगा कि इसमें कथन को सत्य मानना है। ठीक, तो सरकार को बिजली के समाधान के लिए कदम उठानी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बिजली कारखाना जो है वह सरकार के अंडर में आता है, तो कदम कौन उठाएगा? बिजली आपूर्ति को पूरा कौन करेगा? सरकार ही करेगा, है कि नहीं? सरकार को बिजली बचाने के लिए उत्पादक कंपनियों को बंद कर देना चाहिए, यानी प्रोडक्शन फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। नहीं, अगर बंद, ये कोई समाधान नहीं है। क्यों? बिजली की कमी हो रही है तो आप बंद करवा दीजिए, तब फिर आप विकास किस चीज़ का कीजिएगा? सिर्फ विकास कहने का मतलब क्या है? नाली ही बनाना विकास होगा क्या? या रोड ही बनाना विकास होगा क्या? विकास होने का मतलब कि सभी तरह से विकास होना, हर क्षेत्र में विकास होना। तो इसका केवल एक अनुसरण करेगा, जो कि ऑप्शन कहीं ना कहीं एक होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी में होना चाहिए, जो कट गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, यानी जितना होना चाहिए उससे वह ऊपर है। यह उद्योग और वाहनों द्वारा प्रदूषण के कारण है। और जो ये कहता है जो प्रदूषण की गुणवत्ता खराब जो हुई है वह उद्योगों से और वाहन द्वारा प्रदूषण के कारण हुए हैं। तो वाहन को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। क्या ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? नहीं, कि आप एक दिन चलाओ एक दिन नहीं चलाओ, क्या कल चलाओगे तो क्या प्रदूषण नहीं होगा? इसकी दूसरा अल्टरनेटिव हो सकता था। जैसे कहने का मतलब, आप पहले BS3, BS4, BS5, BS6, ये सब क्या है? प्रदूषण कम करने वाले गाड़ी है। जितना BS ज़्यादा होगा उतना प्रदूषण कम होगा, है कि नहीं? क्योंकि
गाड़ी में और भी समेत, कहने का मतलब कंपोनेंट लगाया जा सकता है जो कि प्रदूषण को कम करे। कार्बोरेटर वगैरह लगाया जा सकता है, फिल्टर वगैरह लगाया जा सकता है कि नहीं। हालांकि देखिएगा कि जिसके पास गाड़ी होंगे उसको एक पोल्यूशन पेपर भी बनाना पड़ता होगा। अगर आपका पोल्यूशन पेपर नहीं है तो आपका चालान कट जाएगा, है कि नहीं। तो आपको सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आप जो है कि कम प्रदूषण करने वाले गाड़ी को प्रेफर कीजिए। तो ये हो सकता है, तो ये नहीं कि आप एक दिन चलाओ एक दिन नहीं चलाओ, ये गलत है। सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। नहीं, आप सरकार का ये कतई नियम नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी उद्योग को रोकें। सरकार का काम उल्टा होता है कि उद्योग को बढ़ावा दें, है कि नहीं। तो इसमें कहने का मतलब ना तो एक सही है ना ही दो अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, ये हो गया। ये डीएनए का खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। यानी जीन ही वो चीज़ है जो आनुवांशिक गुण को एक दूसरे में ले जाता है, यानी बाप से पुत्र में, पुत्र से बेटे यानी पोते में। तो ये जीन होता है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट। बायोगैस पे मीथेन कितने प्रतिशत होते हैं? तो ये 75% होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि 75% होता है। बाकी बात 25% में आपका CO2, H2, N2 और N2H2, CO2 ये सब गैस होते हैं। और भी कुछ अदर गैस वगैरह होता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी, ये सब होते हैं। ये मतलब कि बायोगैस में, लेकिन मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी 25% में यह सब होता है। बात समझ रहे? हालांकि कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत क्या होगा, तो आपका ऑप्शन में ये हो सकता है 45 से 75% तक होता है। बात समझ रहे? 45 से 75% तक ऑप्शन में हो सकता है कि इतना होता है, इतना के बीच में। हालांकि इस क्वेश्चन के हिसाब से 75% राइट है। नेक्स्ट देखिए, पादपों में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होता है? तो ऊर्ध्वाधर विभजक या पार्श्व विभजक या अंतर्वेशी विभजक या शीर्षक विभजक। तो आपको पता होनी चाहिए कि पादप उत्तक जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए 2 प्रकार के, एक विभज्योतक, एक विभज्योतक और दूसरा अस्थायी उत्तक, अस्थायी या अविभाज्य उत्तक, ये होना चाहिए उत्तक। तो ये 2 टाइप का होता है, लेकिन विभज्य उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ये जो तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो इन 3 में से जो 2 हैं वह प्राथमिक है, बाकी बात तीसरा द्वितीयक वृद्धि होता है। प्राथमिक वृद्धि में काम आता है शीर्षक और अंतर्वेशी। अंतर्वेशी कहने का मतलब जैसे कि आप लोग जब पौधा उगते हुए देखे होंगे, जब छोटा पौधा उगते हैं तो ये मान लीजिए ये छोटा पौधा ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ये तो आपका जो ये ऊपर भाग रहा है वह शीर्षस्थ है। क्या है? शीर्षस्थ, शीर्षस्थ है। यहाँ पर जो ये ऊपर जो भाग रहा है वह शीर्षस्थ के वजह से भाग रहा है। लेकिन ये अंतर्वेशी क्या है? अंतर्वेशी
क्या है। आप देखते होंगे कि गांठ होती है, जब छोटा पौधा रहता है तो बीच बीच में आप लोग गांठ देखते हैं, उस गांठ से कुछ पत्तियां वगैरह निकली रहती है। तो ये गांठ का गैप बढ़ता है अंतर्वेशी विभेद्यता की वजह से। ये जो गांठ के बीच में जो अंतर है इसको बढ़ाता है। जब देखते होंगे बहुत बड़ा जब पेड़ हो जाता है तब ये गांठें धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। ये गांठें धीरे धीरे भले कुछ पौधे में प्रायः दिखता होता है, क्योंकि अंतर्वेशी विभेद्यता, आप जैसे घास हो गया, या आप गन्ने का पौधा को ले लीजिए, या आप मकई के पौधा को ले लीजिए, मक्का के पौधे, तो इस सब में ज़्यादा पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभेद्यता, क्योंकि उसकी गांठें हमारे में से पूरी ज़िंदगी भर दिखे रहते हैं वृक्ष में। लेकिन जब जैसे ही आम का पौधा देखते हैं तो वह धीरे धीरे कम होते चल जाता है। तो ये जो विभेद्योतक होते हैं वह प्राथमिक होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक। लेकिन बाद में ये पार्श्व विभेद्योतक देखिए, पहले जब छोटा पौधा रहता है तो वह पतला ही रहता है और कुछ दूर तक जाता है, लेकिन जब कुछ लंबाई तक चल जाता है, कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है, तब जाकर वह ये मोटाना शुरू कर देता है। अब पतला से ये मोटा होना शुरू हो जाता है। तो जब मोटा होता है तो वह पार्श्व विभेद्योतक के वजह से, किसके वजह से? पार्श्व विभेद्योतक के वजह से। बात समझ रहे हैं? तो इसका प्राथमिक क्या है? ये हो गया द्वितीयक। पार्श्व विभेद्योतक क्या हो गया? द्वितीयक। बात समझ रहे हैं? तो प्राथमिक पूछा था तो अंतर्वेशी और विभेद्योतक, और शीर्षस्थ विभेद्योतक होगा सी और डी। हालांकि यहाँ पर अस्थायी उत्तक भी आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार का होता है, जटिल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक, पढ़े होंगे ना? जटिल अस्थायी उत्तक और सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक ये भी कई पार्ट में बदले, मतलब कि बटे हुए हैं। ये आपका जो जाइलम और फाइलम है ये जटिल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत आता है। सरल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सब आपका सरल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत आ जाता है। तो पादप भी एक बड़ा चैप्टर है दोस्त, उसका एक पूरा वीडियो बन सकता है पादप से। नेक्स्ट बोलिएगा तो मैं पूरा करवाने का कोशिश करूँगा। किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है? यानी कोई इनमें से एक क्रिकेटर है जो पूर्व क्रिकेटर जिसने फिल्म टीम 5 और अक्सर फिल्म में काम किया है, तो वह एस श्रीसंत है। एस श्रीसंत है। ये जो है मलयालम, यानी ये मलयालम फिल्म में काम किया है। मलयालम फिल्म में काम किया है 2017 में। ये कौन सा फिल्म? टीम 5। टीम 5 की बात कर रहे हैं। ये तो 2005 का ही फिल्म है, लेकिन ये 2017 का, जो कि 2 भाषा में बना था, तमिल और आपका तमिल, यानी एक तमिल भाषा में बना था और दूसरा तेलुगु भाषा में बना था। तेलुगु भाषा में, 2 भाषाओं में यह फिल्म बना था। और इस फिल्म का निर्देशक जो उस समय था सुरेश गोविंद। ओके, नेक्स्ट। प्रबल आम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम कहते हैं पहले एक बार आप पूरे जितने भी कथन दिए हैं उसमें पढ़ लीजिए, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है। तो यहाँ गलत हमें पकड़ा गया, तो यही हमारा आंसर है। क्यों? बाकी बात हमने इसीलिए कहा कि पहले आप भले ही इन सब के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक गलत ऑप्शन के बारे में हो सकता है आपको पता हो, क्योंकि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है कि नहीं? यह नमकीन दे दिया है। क्या दे दिया है? नमकीन, जो कि गलत है। बाकी बात इसका मतलब ये सब अगर
ये गलत है तो बाकी बात, ये तीनों स्टेटमेंट सही होगा, ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, ये बात सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये प्रबल अम्ल है कि नहीं। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, यानी जो हार्ड एसिड होता है वो अन्य पदार्थों के साथ तेजी से प्रक्रिया करता है। और बात भी सही है, जो आप लोग सुने होंगे एसिड अटैक, या बड़े बड़े शहरों में नाम सुने होंगे कि किसी के मुंह पे एसिड फेंक दिया तो वह बहुत जल्दी क्रिया कर जाता है, क्योंकि वह बहुत हार्ड एसिड होता है, वह प्रबल एसिड होता है, इसलिए वो बहुत तेजी के साथ तेजी से यानी अभिक्रिया करते हैं। ये तीनों बात सही है, तो ये आपका डी गलत है इसके अनुसार। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा के दौरान एक निरीक्षक ने कहा यदि कोई भी नकल प्रयास करने का प्रयास करता है तो मैं उनकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। ठीक है, ये कथन दिया, ये क्या सोचकर दिया होगा, अब आप धारणा से पता कीजिए कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, तभी तो ये बात इसने कह रहा है। इसका मतलब ये सही है कि परीक्षा के दौरान एक निरीक्षक ने कहा कि नकल करते हुए जो भी पकड़ा जाएगा उसे रद्द कर दूंगा, जिससे कि टीचर को पता है कि स्टूडेंट परीक्षा में नकल करते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये धारणा सही है, यही सोचकर इसने किया है, कहा है छात्र के परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। देखिए, आप कितनों आप सजा की बात कर दीजिए, नकल करने वाले नकल करेंगे ही, क्वेश्चन लीक करवाने वाले क्वेश्चन लीक करेंगे ही, है कि नहीं। हालांकि कहा सरकार की तरफ से कहा तो गया कि अगर कोई नकल करवाते भी पकड़ जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी, लेकिन क्या नकल नहीं हो रही है। बिहार पुलिस की पेपर लीक हो ही रहा है, इधर बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ ही, आपका और भी जितने हमारे में से अधिकतर स्टेट एग्जाम नकल जो होता है कि लीक हो ही जाता है। तो आप कितनों बढ़िया जो है कि सज़ा सुनाइए, फिर भी नकल करेंगे, और इसने कहा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये गलत है, सिर्फ धारणा एक नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब एक उपग्रह पृथ्वी के परितः 40 किलोमीटर की त्रिज्या के परिपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। कहने का मतलब ये इसकी त्रिज्या 40 यानी 40,000 किलोमीटर है, तो यह परिपथ में घूमता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य की गणना क्या है। देखिए, कार्य बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F इंटू एस इंटू कोस थीटा, है कि नहीं। तो कोई ना कोई इसको एंगल बताना चाहिए कि इतना एंगल पर घूम रहा है, इतना एंगल तक घूमा, लेकिन इसने एंगल के बारे में चर्चा ही नहीं किया। तो या तो ना तो विस्थापन के बारे में चर्चा किया कि हाँ इतना विस्थापित हुआ, इसका मतलब अगर ये एक चक्कर घूम जाए तो ये इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, और जैसे ही एस का मान शून्य हुआ इस पूरे कार्य को शून्य कर देगा, इसका मतलब ये 0 जूल राइट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं। जब मेरा कहने का मतलब जब विस्थापन शून्य हो जाता है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 120 को आप गुना शून्य से कर दीजिए तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। भले यहाँ पर कितना बड़ा डाटा क्यों ना हो, लेकिन शून्य से गुना कर दीजिएगा वह हो जाएगा शून्य। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसका 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्त नींद आने लगा, इसीलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसको करवा देते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ देते हैं, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है, अभी तो प्राय हमने देखा है पेपर में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट पर पृष्ठभाग में किसका रूपांकन किया है या किसका चित्रण किया है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 50 रुपये पर आपका जो है सांची स्तूप, किसका, सांची स्तूप का
हो जाएगा। हालांकि 5 ये जो लाल किला है ये 500 पर है, मंगलयान 2000 पर है, हम्पी का जो रथ है, हम्पी का रथ, ओह सॉरी दोस्त, ये सांची स्तूप नहीं, ये हम्पी का रथ ही है। 50 के नोट पर हम्पी का पत्थर का बना रथ ये 50 के नोट पर है, और सांची स्तूप जो आपका है ये 200 के नोट पर है। तो चलिए कुछ और नोट के बारे में नोट कर लेते हैं, कुछ और नोट के बारे में। जैसे 10 रुपये के नोट पर किसका है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसका है। फिर आपका और भी कागज़ वाला पैसा में और कौन होता है, 20 टकिया, 20 रुपये पे जो है आपका एलोरा का गुफा है, एलोरा का गुफा है, यानी एलोरा महाराष्ट्र वाला एलोरा का गुफा है। और कौन सा नोट छूट रहा है आपका, 10, 20, 50, 200, ये मंगलयान ये 2000 के नोट पर था, मंगलयान 2000 के नोट पर। नमरी, नमरी पर रानी की बाब, रानी की बाब ये है। तो ये टोटल है, तो आप इसको एडिशनल जानकारी के रूप में याद कर लीजिए, और यहाँ से पूछने की चांस है दोस्त। ओके, हालांकि 2000 तो अब बंद हो गया, क्या आपके पास अभी है, नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये देखिए डैश सबसे तन्य धातु है। तन्य धातु मतलब क्या है, जिसको तान कर लंबा, यानी छोटा सा कोई एलिमेंट है उसको तान कर बहुत लंबा किया जा सकता है। ये गुण सबसे अधिक किस में होती है, तो ये आपका सबसे अधिक जो है सोना में होता है। यानी 1 ग्राम सोना से आप 10 मीटर के आसपास आप इसका लंबा तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 10 मीटर ही, ऐसा ही कुछ, शायद हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये होता है सोना। ओके, नेक्स्ट ये रहा लास्ट ही क्वेश्चन। तो हमने टोटल इसमें 35 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो इसमें बचे 40 क्वेश्चंस को पार्ट 2 में करेंगे। तो आप लोग बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और जो भी अगर हो सकता है हमसे कुछ गलती हुआ हो उसके लिए सॉरी। और बाकी बात क्या बोलूं, आप अगर एक अच्छा बेसिक तैयारी चाहते हैं कि नहीं, आपसे अगर मेरा कहने का मतलब देखिए, मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कुछ दिन 2-4 साल पहले, कि हमारे बगल में कुछ अच्छे स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो वह किसी सवाल को 10 सेकंड 15 सेकंड में कर देता था, और हम उस सवाल को करने में 1.5 मिनट 2 मिनट लेते थे। तो हमें लगता था कि हो सकता है हमारा मैथ कमज़ोर हो, लेकिन जब हमने उस प्रोसेस को देखा कि अच्छा ये प्रोसेस से तो ये कर ही नहीं रहे हैं जो प्रोसेस से हम कर रहे हैं। सवाल हम भी कर लेते थे, सवाल को बनाने का मतलब हम भी बना लेते थे, लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन वह बहुत जल्दी करके निकल जाता था। और प्राय आप भी देखते होंगे, अगर मान लीजिए कि आपके बगल का लड़का अगर वह फास्ट बना रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ अलग कर रहा है आपसे, हो सकता है उसकी कुछ तरीका अलग हो, बात समझ रहे हैं। तो वो तरीका क्या था, तो उस तरीका को हमने फिर धीरे धीरे अपनाने का कोशिश किया कि अगर आप बेसिक से करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा आपको अपना दिमाग लगा कर, थोड़ा ट्रिकी व्रिकी अपना कर आपको फास्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, यानी आपका कैलकुलेशन जो होना चाहिए फास्ट होना चाहिए। मैथ एक चीज़ है दोस्त, आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मैथ को बहुत जल्दी कर पाइएगा, और जल्दी मतलब कि बहुत कम समय में कर पाइएगा। हालांकि कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप जल्दी नहीं कर पाइएगा। और कुछ थोड़ा सा सेंस होनी चाहिए, जैसे हमने कहा कि यूनिट डिजिट का सेंस होना चाहिए कि यूनिट डिजिट से कैसे निकाल लें, या
विभाजकता रूल से कैसे निकाल लें, या और भी कुछ छोटी छोटी टर्म होती जो कि आपको एक दूसरे से अलग बनाता है। तो उस चीज़ को अगर चाहते हैं कि हम जानें, उस चीज़ को समझें कि हमारे जो आसपास के अच्छे लड़के हैं, जो जिसकी तैयारी अच्छे हैं, अगर आप एक पेपर को करने में 1.5 से 2 घंटा लगा रहे हैं, तो निश्चित है कि वह जो जिसकी तैयारी अच्छी है वह कम से कम, अगर 1 घंटा का पेपर है तो वह 45 से 50 मिनट में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि वह उस प्रोसेस को जानता है कि कैसे जल्दी किया जा सकता है। और मैं उसी प्रोसेस को आप सबों के बीच रखने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से कर पाओ। बाकी बात आपकी क्या राय है, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी बात क्या बोले, आप तो बाकी समझदार है ही, समझदार के लिए इशारा काफ़ी ही है। तो प्लीज़ दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि और इस तरह के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।